तो हाल ही में ना भारत के एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात हुई है। कलपक्कम में जो हुआ वो कोई छोटी मोटी टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है। ये तो 70 साल पुराने एक सपने के सच होने जैसा है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी एनर्जी की भूख लगातार बढ़ रही है, वो अपना इतना बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिना अपने यूरेनियम के चला कैसे सकता है? ये एक पहेली थी, एक चैलेंज जो हमारे साइंटिस्ट के सामने दशकों से था, और इसका जवाब भारत का एनर्जी फ्यूचर तय करेगा। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक प्रॉब्लम को समझते हैं जिससे भारत जूझ रहा है। मतलब एक तरफ तो हमारी एनर्जी की जरूरतें आसमान छू रही हैं और दूसरी तरफ हमारे अपने कुदरती संसाधन, उनमें एक बहुत बड़ा गैप है। देखिए, भारत की बिजली की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजकल एआई डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज हैं, और फिर पूरे देश को हर घर को बिजली देनी है। इसके लिए एक ऐसी पावर चाहिए जो 24 घंटे 7 दिन मिले। अब सोलर और विंड एनर्जी तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पर सोचिए, जब सूरज ना हो या हवा ही ना चले, तब क्या होगा? बस यहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाती है। और जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती है तो ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। दुनिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं ना यूरेनियम में, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनकी तुलना में भारत के पास क्या है? 1% से भी कम। ये बहुत बहुत बड़ी कमी है। तो इस कमी का सीधा असर क्या होता है? यही कि भारत को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के पहले स्टेज के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। और देखिए, जब कोई देश अपने सबसे जरूरी फ्यूल के लिए दूसरों पर निर्भर हो, तो ये एक स्ट्रेटेजिक कमजोरी तो है ही। और ये कोई छोटी मोटी निर्भरता नहीं है। पिछले लगभग 20 सालों से भारत अपने स्टेज 1 के रिएक्टर्स चलाने के लिए कजाकिस्तान, कनाडा, रूस, उज़्बेकिस्तान, इन सब देशों से यूरेनियम इंपोर्ट कर रहा है। 2008 से अब तक पता है कितना? 18,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा यूरेनियम हम बाहर से मंगा चुके हैं। तो पिक्चर एकदम क्लियर थी। भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सवाल उठता है, इस बड़ी प्रॉब्लम से निपटने का इंडिया का मास्टर प्लान क्या था? चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक ऐसे जबरदस्त प्लान की तरफ जो दशकों पहले ठीक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ये कोई आज का प्लान नहीं है। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर डॉक्टर होमी भाभा, उन्होंने करीब 70 साल पहले ही इस चैलेंज को देख लिया था, और उन्होंने इससे निपटने के लिए एक बहुत लंबी, एक दूर की सोच वाली स्ट्रैटेजी बनाई थी। और उस स्ट्रैटेजी का सीक्रेट वेपन था थोरियम। बस यहीं पे पूरी कहानी पलट जाती है। जहां भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, वहीं थोरियम के मामले में हम दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हैं। सोचिए, दुनिया का करीब 13% थोरियम भारत के पास है। तो ये पूरा प्लान 3 स्टेज में बंटा हुआ है। बहुत सिंपल है, समझिए। स्टेज 1, इसमें हम बाहर से लाया हुआ यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए, और इस प्रोसेस में एक साइड प्रोडक्ट बनता है प्लूटोनियम। ठीक है। फिर आता है स्टेज 2, जो सबसे जरूरी है। इसमें हम स्टेज 1 से निकले प्लूटोनियम को एक स्पेशल रिएक्टर में डालते हैं, और ये रिएक्टर क्या करता है? ये और भी ज्यादा फ्यूल ब्रीड करता है, मतलब बनाता है। और फिर आता है फाइनल स्टेज, स्टेज 3, जिसमें हम भारत के विशाल थोरियम भंडारों का इस्तेमाल करके बिजली बनाएंगे और एनर्जी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस कहानी के असली हीरो की, वो टेक्नोलॉजी जो इस पूरे प्लान को एक सपने से हकीकत में बदलती है, और जिसमें हाल ही में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या FBR आखिर है क्या चीज? देखिए, अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये एक तरह का जादुई न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये जितना फ्यूल जलाता है ना, उससे ज्यादा फ्यूल बना देता है ना? कमाल की बात। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्टेज 1 और हमारे थोरियम वाले स्टेज 3 के भविष्य के बीच एक पुल का काम करती है। लेकिन इसको बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज था इसका कूलेंट। देखिए, जो स्टेज 1 के नॉर्मल रिएक्टर्स होते हैं, उनमें हैवी वाटर यूज होता है, पर स्टेज 2 के FBR में लिक्विड सोडियम यानी पिघला हुआ सोडियम यूज होता है। अब ये गर्मी तो बहुत अच्छे से निकालता है, पर ये इतना रिएक्टिव है कि हवा के कांटेक्ट में आते ही जल उठता है, और पानी के कांटेक्ट में आने पर धमाका कर सकता है। मतलब इसे संभालना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम है। अच्छा, हाल में एक शब्द बहुत सुनने को मिला, क्रिटिकलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो पल जब रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अपने आप सस्टेन होने लगता है। मतलब एक तरह से समझिए कि रिएक्टर का इंजन स्टार्ट हो गया है,
और ये प्रूव हो गया है कि इसका डिजाइन काम कर रहा है। कल्पक्कम में बस यही ऐतिहासिक माइलस्टोन अचीव हुआ है। और ये सब कैसे मुमकिन होता है? एक चीज है जिसे कहते हैं ब्रीडिंग रेशियो। एफबीआर का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट यही है। इसका मतलब है कि फ्यूल की हर एक यूनिट जो वो इस्तेमाल करता है, उसके बदले में वो एक से ज्यादा यूनिट नया फ्यूल बनाता है। और यही रेशियो भविष्य में एक सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूल साइकिल की गारंटी है। तो बस ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही वो मैजिकल लिंक है जो इस पूरे प्लान को सच कर सकता है। तो कल्पक्कम की ये कामयाबी वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ये कहानी का एंड नहीं है। असल में ये तो एक नए और शायद सबसे मुश्किल चैप्टर की शुरुआत है। आगे का रास्ता अभी भी आसान नहीं है। ये सफ़र कितना मुश्किल रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि कल्पक्कम के इस प्रोटोटाइप रिएक्टर को असल में 2010 तक क्रिटिकल हो जाना था, लेकिन इसे हासिल करते करते 2024 आ गया। ये जो 14 साल की देरी हुई है ना, ये बताती है कि इस टेक्नोलॉजी में कितनी ज़बरदस्त मुश्किलें थीं। तो आगे की मेन चुनौतियां क्या हैं? पहली तो ये कि देरी की वजह से प्रोजेक्ट का कॉस्ट कई गुना बढ़ गया है। दूसरी, लिक्विड सोडियम को सेफली हैंडल करने की जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, वो आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी वजह से तो फ्रांस और जापान जैसे देशों ने भी अपने ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम बंद कर दिए। और सबसे ज़रूरी बात, स्टेज 3 पर बड़े स्केल पर जाने से पहले इस प्रोटोटाइप रिएक्टर को दशकों तक, जी हां दशकों तक, कामयाबी से चलाकर यह साबित करना होगा कि यह भरोसेमंद और सेफ है। और इसमें अभी 20 से 30 साल और लग सकते हैं। इसीलिए इस कामयाबी को देखने का सबसे सही तरीका यही है। कल्पक्कम एंड गेम नहीं है। ये इस लंबी कहानी में एक नए और बहुत ही रोमांचक सीजन की शुरुआत है। और बस इसी मोड़ पर हम आज की बात खत्म करते हैं, एक बड़े सवाल के साथ। डॉक्टर भाभा का 70 साल पुराना सपना आज हकीकत के इतना करीब पहले कभी नहीं था। लेकिन असली सवाल अब यह है, क्या एक शानदार प्लान और उसे जमीन पर उतारने की जो मुश्किल सच्चाई है, उसके बीच के फासले को समय रहते भरा जा सकेगा? इसी सवाल का जवाब भारत के एनर्जी फ्यूचर की पूरी कहानी लिखेगा।